Good morning, guys. Today I'm going to start power. Okay. Already we have started the physics chapter in class 11th, chapter number 6. Yesterday we have finished about the conservative force and non-conservative force in work done. Okay. And in work done we have also the finished about the whole topic, the way of variables, the way of force, constant force, and a spring force. A spring force already I talk about in Newton's law of motion. ठीक है, तो ये सारी हम लोग कल बता चुके थे आपको मैं. आज हम लोग ये देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स देखेंगे फोर्स, पावर और एनर्जी में. सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे वर्डन में कुछ पावर, हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे. उसके बाद हम लोग पावर पे जाएंगे कि सर पावर के बारे में क्या होता है. ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के बनाते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आता है, किस प्रकार के वेरिएशंस न्यूमेरिकल में होता है. ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको न्यूमेरिकल बता चुका हूं, लेकिन हम लोग एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं अभी की, है ना. जैसे कि आपको एक न्यूमेरिकल है वर्क डन ऑन वेरिएबल फोर्स पे. वर्क डन ऑन वेरिएबल फोर्स पे मतलब कि वर्क डन उस टाइम होती है जिसमें फोर्स वेरिएबल्स करता है. फोर्स क्या करता है? वेरिएबल होता है. तो ये क्वेश्चंस है इसमें. ये क्वेश्चंस आपको इंडियन एयर फोर्स में पूछा गया क्वेश्चंस है. ठीक है, इंडियन एयर फोर्स में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर. फोर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर न्यूटन. ओके, एंड यहां पे ये दे रखा है कि ये जो वैल्यूज है आपकी x इज इक्वल टू 1 से x1 1 से x2 जो है आपका 5 तक कवर करता है. ये क्या है बात हमको समझना है, एक बार गौर समझना. देखो, कल मैंने जो बोला था कि वेरिएबल फोर्स के बारे में. वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है यार? कि मतलब कि हर पॉइंट पे, हर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, हर एरिया पे आपकी फोर्स की जो वैल्यू है डिफरेंट हो रही है. मतलब है क्या कि यहां पे जब हमारा x1 1 मीटर है उस समय फोर्स क्या होगा? x2 हम पे अगर हमारा डिस्टेंस 5 मीटर कवर कर जाएगा तो उस समय हमारा फोर्स क्या होगा. तो ये हमें निकालना है, यहाँ पे वर्क डन निकालना है. क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क डन की फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? F इंटू एस होता है. चलो सर, बहुत बढ़िया बात है. ये हमें दे रखा है, F भी दिया है और यहाँ पे S दिया हुआ. लेकिन यहाँ पे S जो है वेरिएबल टर्म में है. किस टर्म में है? वेरिएबल टर्म में है. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे कि मैं आपको बताया था वेरिएबल वाले पे वर्क डन इज इक्वल टू एफ dx. मतलब कि हम लोग इंस्टेंटेनियस लेंथ को लेते हैं. ठीक है, क्योंकि ये स्लाइटली हमारा लेंथ हो गया, ये भी कुछ लेंथ हो गया. अब क्या करेंगे इसको बच्चों? हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे. ओके, अब देखिए क्या यहाँ पे है. ठीक है, अब f इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? dx लिखा हुआ है. dx टर्म आ गया. लेकिन ये जो वेरिएबल्स है कहां से कहां तक की लिमिट है? तो सर 1 से या 5 तक के बीच का है. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. क्या आपको ये करने आता है? ठीक है, ये क्या करते हैं, इसे हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे, इसके साथ मल्टीपल करेंगे, तो इस प्रकार से लिख लीजिए, है ना. अगर अलग अलग करके लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. 7 dx माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2x dx. ये कहां से लिमिट है? 1 से 5 तक. ठीक है, और यहां पे हो गया प्लस, ये हो गया 3x स्क्वायर dx. ये भी हो गया 1 से 5 तक. ठीक है, अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आप एक बार भी ऐसा लिख सकते हो. ठीक है, और करके मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप आराम से बना सकते हो 7 dx माइनस 2x dx. ठीक है, प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर dx. ठीक है, अब क्या करना है? इसको हमको इंटीग्रेट करना है सारे को. तो आप इसे कीजिए या फिर आप इसको क्या कीजिए, बाई पार्ट्स में तोड़ दीजिए. तब देखिए क्या होगा. ये 7 को हम अगर बाहर निकालते, मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x हो जाता है. ठीक है, माइनस, और यहाँ पे क्या, एक ही बार मैं लिख दूंगा, आपको चिंता मत करो. ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म में. अब x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 है. इसका मतलब है हो जाएगा सर x स्क्वायर बाई, सॉरी क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि n प्लस 1, n की वैल्यू कितना? 1 है. और ऑलरेडी मेरा क्या वहां पे है, मैं कल बताया था आपको, x
dx का अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो x n प्लस वन बाई एन प्लस वन होता है। तो वैल्यूज हमारा n इज इक्वल टू 1 है तो 1 पुट अप करेंगे तो 2 हो जाएगा, भाई हमारा इतना आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे प्लस कर लेंगे हम 3, तो हमारे कांस्टेंट टर्म इसको बाहर निकालेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे जब x dx था, अब यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है। अरे यार क्या है उसमें, यहाँ पे x स्क्वायर dx है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज वही वाले लेंगे ना। हम यहाँ पे कितना हो जाएगा x n प्लस वन। तो मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग है कि पावर n इक्वल टू कितना 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x की पावर 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है। अब मेरा देखिए क्या है, लिमिट कहां से कहां तक है, या 1 से 5 तक है। मतलब कि एक फोर्स अप्लाइड किया जा रहा था जो कि हमारा डिस्टेंस की वेरिएबल दे रखा है। इधर की ओर फोर्स अप्लाइड हुआ है, इधर की ओर हमारा क्या है डिस्टेंस है। तो x1 से x2 की ओर गया है, x1 से x2 की ओर गया है। x1 की डिस्टेंस हमारा 1 मीटर है और x2 की डिस्टेंस हमारा 5 मीटर है। तो बताइए कि ये दोनों के बीच में हमारा वर्क डन कितना हुआ होगा। ये वर्क डन आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये दोनों के बीच की वर्क डन फाइंड करना है। हम लोग क्या किए, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डीएक्स निकाले, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है ना। अब देखिए एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है, डीएक्स की हमारे क्या वेरिएबल्स है, इसको मल्टीपल करेंगे सबके साथ, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा ये वैल्यूज आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन खत्म हो गया आपकी। अब क्या करना है, ये लिमिट को बैठाना है। तो लिमिट कैसे बैठाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है यार। ठीक है, तो ये देख लेना है आप लोग। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो यहां पे क्या करना है, पहले 5 को बैठाना। किसके पास बैठाओगे तो बाबू, यहाँ वेरिएबल कौन है, x ही तो वेरिएबल है ना। तो 5 बैठाएंगे इसके पास, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 माइनस, देखो यार 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 गया, खत्म हो गया यहां से x स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 25 प्लस, अब यहाँ पे 5 का क्यूब कितना हो जाएगा ये 125। ओके, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, 1 पुट अप करेंगे सबके पास। तो यहां पे 7 इंटू 1 माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस यहां पे हो जाएगा 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। ओके, तो यहां पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 735 माइनस 25 प्लस 125 माइनस ये हो जाएगा 7, ये से ये कट गया, आपको क्लियर हो गया यहां से। अब देखो आपको क्या करना है, तो इसको पहले ऐड अप कर दो, कितना हो गया ये हो गया आपको 5 1 माइनस 25 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा 5, और यहां पे आ जाएगा आपको 4 2, और यहां पे कितना ये आ जाएगा 7, ये घटकर कितना आ जाएगा आपको 118 शायद। ठीक है, तो ये ध्यान दे लीजिएगा। तो ये जो आपकी जो वैल्यूज निकला है ना, ये क्या निकल गया है, जूल में निकल गया। तो जो जूल में जो वैल्यूज निकला, ये किस चीज का वैल्यूज है, या वर्क डन की है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। यहाँ पे कितना हो गया 2 है ना 5, सही है 118 कितना हो गया यहाँ पे, तो देखो यार कितना है यहाँ पे 2 आ गया तो 20 हो गया, 20 और 5 25, तो ये 7 निकल गया। ठीक था, 118 ठीक तो है। यहाँ पे कितना है 125 प्लस 35 कितना हो गया, सॉरी एक मिनट हाँ ना, 5 आ गया 10 आ गया आपको, उसके बाद 3 to 5 आ गया, और ये कितना हो गया 1 आ गया, और ये कितना हो गया 135 होगा 3 to 5, अच्छा हाँ सॉरी 160 हो जाएगा माइनस 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको 5, और यहां हो जाएगा आपको 5 35। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 7, सॉरी ओके क्लियर हो गया। 135 में से 7 गया। ठीक है, तो ये कितना बच गया आपको 128 जूल निकल गया। तो इस प्रकार से आप वर्क डन निकाल सकते हो कि वर्क डन के जो वैल्यूज होता है सर, ये वेरिएबल कांस्टेंट में। देखो सिर्फ ये फॉर्मूला पुटअप करने की जरूरत नहीं है कि फोर्स के बराबर क्या दिया हुआ है और डिस्टेंस हमारा क्या दिया हुआ है, वैल्यूज को पुट करेंगे निकाल देंगे, ऐसे नहीं रहता है। ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया था, इंडियन एयरफोर्स की क्वेश्चंस था यह। ठीक है, कि अगर हमारी वेरिएबल्स ये है तो बताइए हमारी वर्क डन कितना होगा। तो इस प्रकार के हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और देखेंगे कौन कौन से हमारा अलग अलग टाइप्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
तो अभी एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ये जो क्वेश्चन है ये भी शायद किसी कंपटीशन में पूछा हुआ है उसमें, ठीक है, मेंशन नहीं किया होता, डेट सिर्फ मेंशन किया होता, 1994 के क्वेश्चन था ये। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सरफेस है बाबू, और इसमें एक पुली लगा हुआ है। ओके, क्या लगा, पुली लगा है, और यहाँ पे एक मास इसमें हैंगओवर किया हुआ है, कितना केजी है, या 2 केजी है। ओके, एंड यहां पे एक और मास है, वह कितना केजी है, 1 केजी है। क्वेश्चंस क्या बोला है कि सर ये मास ज्यादा है तो 3 मीटर नीचे की ओर आ रहा है, 3 मीटर नीचे की ओर आ रहा है। जब देखो ये 3 मीटर नीचे आएगा तो 1 केजी वाला 3 मीटर ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे पहली बात बोला है कि वर्क डन बताइए 1 केजी ब्लॉक पे, 1 केजी ब्लॉक पे, 1 केजी ब्लॉक पे वर्क डन कितना होगा। वर्क डन बताइए 2 केजी ब्लॉक पे कितना होगा। उसके बाद बोला है कि वर्क डन बताइए टेंशन पे कितना होगा, स्ट्रिंग पे कितना होगा। उसके बाद बोला है कि वर्क डन बताइए आप, है ना, 2 केजी स्ट्रिंग पे कितना होगा। देखिए ये वर्क डन किस प्रकार से पूछ रहा है। यहां पे क्वेश्चंस देखो, फिर समझो क्वेश्चंस क्या है। एक हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस से, है ना, एक हैंगओवर किया हुआ एक पुली, पुली में हमारे पास 2 मासेस हैं। एक मास हमारा कितना है, 2 केजी है, दूसरा वाला कितना है, 1 केजी है। तो 2 केजी वाला ऑब्वियसली क्या करेगा, नीचे की ओर स्लाइड करेगा। जब नीचे की ओर स्लाइड करेगा तो दे रखा है यहाँ पे कि इसके डिस्टेंस कितना स्लाइड किया है, 3 मीटर किया है। जब ये 3 मीटर नीचे आएगा तो 3 मीटर क्या होगा, या ऊपर की ओर जाएगा। तो यहां पे आपको ये देखना है कि यहां वर्क डन हमारा 1 केजी पर कितना हुआ होगा, 2 केजी पर कितना हुआ होगा, एंड टेंशन कितना है सर, जैसे कि ये टेंशन, इस पर वर्क डन कितना हुआ होगा। दूसरी बात, वर्क डन जो है 2 केजी वाली टेंशन पे कितना होगा। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे वर्क डन ऑन 1 केजी वाले पे। तो आप पहले दिमाग में ये रख लो कि वर्क डन की फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस होता है। सर आपने एक फॉर्मूला और बताया था, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। इसको हम लोग क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल की वेरिएशन नहीं है, कोई इंक्लिनेशन प्लेन नहीं है, कोई एंगल यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं। आराम से इसको अभी यूज करते जाओ। ओके, अब यहाँ पे देखना है आपको, वर्क डन निकालना है 1 केजी ब्लॉक पे बाबू। तो वर्क डन बराबर फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू एस है। चलिए अब देखो, ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो ये वाला तो हमारा अपोज किया है, ये वाला हमारा रिपोज किया है। तो ये जब अपोज करेगा, ठीक है, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब निकाल दो फोर्स बराबर यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देख लीजिए, ये नीचे की ओर हमारा कितना लग गया होगा, यहाँ पे आपको 1G हो गया है, 1G। सर जी क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है यहाँ पे, तो कितना कह सकते हैं, 10 न्यूटन। क्या बोल सकते हैं, 10 न्यूटन। तो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, 10 इंटू, देखिए एस कितना ट्रेवल किया है, 3, तो यहां लिख सकता हूं 3, क्या मैं लिख सकता हूं, -30 जूल, -30 जूल। ओके, दूसरी देखेंगे हम लोग, वर्क डन इज है ना, किस पे, 2 केजी वाले ब्लॉक पे। देखिए ये नीचे की ओर आ रहा है, ऑलरेडी उस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए एफ डॉट एस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये इसलिए माइनस हुआ क्योंकि अपोज किया था यहाँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर भी इसका निकाल लो आप लोग, 2G बोले तो कितना, 20G, 20G आ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, 20 इंटू 3 कितना हो गया, 60 जूल। ये वर्क डन निकल गया, है ना, ये 1 केजी वाले पे और 2 केजी वाले पे। ठीक है, क्लियर हो रहा है, देख लीजिए आप आराम से, देखिए हर वेरिएशन को देखिए। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि वर्क डन हमारा टेंशन पे क्या होगा, स्ट्रिंग पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम टेंशन फोर्स निकालेंगे। क्यों निकालेंगे टेंशन फोर्स, देखिए मैं एक बात बताता हूं। आप ये सोच रहे होंगे सर वर्क डन टेंशन पे कैसे निकाल सकते हैं। आपको ये पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला ही होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे फोर्स कौन सी फोर्स है यार, यहां पे कौन सी फोर्स है, ये टेंशन ही वाली फोर्स तो हम निकालेंगे यहां पे। तो इसका मतलब है पहले हम लोग को टी निकालना पड़ेगा कि टेंशन आखिर कितना हुआ होगा।
तभी तो हम लोग यहाँ पे फोर्स की वैल्यूज को पुटअप करेंगे। आप यहाँ कौन फोर्स को पुटअप कर दोगे? ये फोर्स अलग है, 20 वाला अलग था, 10 वाला अलग है, लेकिन यहां पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। टेंशन मतलब कि दोनों का स्ट्रिंग सेम है, इक्विलिब्रियम है ना, पॉइंट पे रखा हुआ है। तो हम पहले क्या निकालेंगे? टेंशन निकालेंगे। अब टेंशन निकालने का क्या तरीका है, ये मैं ऑलरेडी पहले वाले क्लासेस में बता चुका हूं। ठीक है, टेंशन निकालने का देखो, ये वाला जब ऑब्जेक्ट जो है नीचे की ओर स्लाइड करता है, तो जो ऑब्जेक्ट पे ज्यादा मास होता है पहले हम लोग उसी को लेते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा? यह है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये कितना हो जाएगा आपको? 20 है ना। ये 20 जी नहीं होता, यहाँ पे 20 ओनली हुआ, क्योंकि जी वैल्यू कर सकते हो। 20 माइनस ये हो गया आपको क्या? टेंशन इज इक्वल टू क्या हो गया यहां से? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? 2 है, तो यहां पर डायरेक्ट पुटअप कर दो, 2a पुटअप कर दो। क्लियर हो गया? अब यहां पे तो निकल गया ये वाला इक्वेशन हमारा। नहीं समझ में आया? फिर से देख लो, ये मास जहां पे ज्यादा है तो सबसे पहले ये वाली फोर्स लेंगे। 20 सर कैसे लिखे? तो मास 2 था बाबू, और जी की वैल्यू कितना? 10, 20 हो गया। 20 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2, है ना, 2a आया। कैसे आया? तो मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन नीचे की ओर होता है, ये पता है आपको। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या है, ये वाले किधर की ओर जा रहा है? सर ये ऊपर जा रहा है, इसमें बड़ा कौन होगा? टेंशन बड़ा होगा। माइनस ये क्या है यहाँ पे? 10 न्यूटन इज इक्वल टू यहां पे मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास कितना है? 1, तो क्या लिख सकते हैं? a1 लिख, 1a लिखना तो 1a लिख दो। अब दोनों इक्वेशन का काम कीजिए आप लोग, दोनों इक्वेशन पे काम करेंगे तो यहां से टेंशन कट जाएगा आपको। ठीक है, कट गया, तो यहां पे क्या बचा? 10 इज इक्वल टू यहां पे हो गया 3a। 10 इज इक्वल टू 3 है, 20 में से 10 गया, 10 बचा, और 2a प्लस 1 है, कितना है? 3 हो गया। अब बाबू यहां पे क्या आया हुआ है? a इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आराम से पहले समझना क्वेश्चन कैसे बनता है। ये आ गया एक्सीलरेशन। आपको क्या पूछा गया है? आपको क्या पूछा गया है कि हमें टेंशन निकालिए, तो यहां पे एक फोर्स निकालना होगा आपको। तो आप देखिए फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन आप निकाल लिए, मास किसका निकालेंगे? तो सर दोनों की जो मास है दोनों को तो ऐड ही हो जाएगा ना। नेट मासेस m1 प्लस m2 इंटू a। अब देखिए m1 कितना है? 1 है, और m2 कितना है? 2 है, और इंटू हो जाएगा a इज इक्वल टू 10/3। तो यहां पे आप ये देख लीजिए फिर कि एक्सीलरेशन बराबर हो गया 3 इंटू 10/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना, सॉरी फोर्स निकल गया ना, एक्सीलरेशन कैसा उधर पुट कर दिए, तो फोर्स इक्वल टू निकल गया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। ओके, अब यहां पे क्या करना है? वर्क डन आपको फाइंड करना है। ये टेंशन फोर्स निकल गया, ये टेंशन फोर्स निकल गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू, है ना, टेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो टेंशन फोर्स कितना आया है? 10, और S कितना ये ट्रेवल कर रहा है? दोनों साइड बराबर है, 3 कर रहा है, ये 3 हो गया, तो कितना? 30 न्यूटन टेंशन हो गया। 30 न्यूटन टेंशन हो गया। देख लीजिए आप कैसे टेंशन निकालना। लोग को लग रहा होगा आपको कि टेंशन जो है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो टेंशन फाइंड करने के लिए आप ये वेरिएशंस को लेंगे। ठीक है, ये जो फोर्स निकालेंगे, फोर्स में इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, दोनों मास को एडअप करेंगे, एडअप करने के बाद आप फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स निकालने के लिए आपको एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ेगा, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए ये वाली आपको जो वैल्यूज को याद है, ठीक है, इसे कीजिएगा। नहीं तो आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू a। ये वाली वैल्यूज पर भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां से ये क्लियर हो जाएगा कि क्या एक्सीलरेशन होता है। यहां से भी पुटअप करोगे बात बराबर ही आएगा। ठीक है, तो यहां से आप ये निकाल लेना। लास्ट वाली वेरिएबल क्या था कि टेंशन बताइए सर हमारा 2t पे, मतलब कि दो वाली जो मास है, दो वाली जो मास है इस पे टेंशन क्या होगा। तो दो वाली मास पे देखिए कौन वाले था, यही था ना बाबू यहाँ पे, तो इस पे आप निकाल लीजिए 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a। तो हम क्या करेंगे 20 और इसको इधर लेके आएंगे माइनस 2a इज इक्वल टू टेंशन। 20 माइनस 2 a बराबर क्या आया है देखो थोड़ा सा
10/2 आया है। अब क्या हो जाएगा 20 - 20/3 इज इक्वल टू टी। यहां पे हो जाएगा 60 - 20/3 ये आ गया, तो मतलब कह सकते हैं 40/3 टेंशन आ गया। ये कौन सी टेंशन है? वर्क डन ऑन 2 kg पर है। तो इस प्रकार से आप प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकते हो। प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के लिए पहले समझना होगा कि प्रॉब्लम से पूछा क्या गया है, दिया क्या हुआ है। एकदम आराम से समझो कि यहाँ पे वर्क डन आपको लिख देना है। वर्क डन किस पे बोला गया है? सर 1 kg वाले पे 1 kg लिख देना है। अब यहाँ पे गौर करने ऐसे सिचुएशन में कि वर्क डन ये ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो मैंने आपको पहले बोल रखा हूं, कल भी कंजर्वेटिव में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर की ओर जाता है तो वो माइनस रिपोज करता है ना, तो वो माइनस में कंडीशन आ जाएगा। और ये देखो इधर की ओर फोर्स लग रहा है, उधर ही की ओर हमारा एक्सीलरेशन है, उधर की ओर हमारा वर्क डन ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। तो वर्क डन 2 kg निकल गया, 1 kg निकल गया। तो इस प्रकार से आप प्रॉब्लम्स को निकाल सकते हो। ऐसा हम लोग एक क्वेश्चन को और देखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए इसको पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद इसको बनाइए। बनाने के बाद देखिए यहां पर ये देखिए कि इसकी वेरिएशन किस प्रकार से वेरिएबल चेंज करता है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, गिवन दैट देखिए क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, और वहीं पर वर्क डन निकालिए। देखिए आपको लग सकता है कि वर्क डन कौन निकाले हम, वर्क डन वही निकालिए जहां पे जिस चीज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, शायद 21 या कितना है ना, उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। या गौर करना, F = 2x दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू 2x क्वेश्चंस में हमारा दिया हुआ है। और यहां पे ये दे रखा है कि x1 की जो वैल्यूज है 1 मीटर है और x2 हमारा 5 मीटर है। फाइंड द वर्क डन, ये क्वेश्चन है ना। फोर्स हमारा 2x है, x1 की वैल्यू हमारा 1 मीटर है और ये हमारा कितना है? 5 मीटर है। तो पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यार मैं बार बार कह रहा हूं कि लोग ये समझ पाओगे तुम कि वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, अब देखिए यहां पे क्या करना है। इसके पहले भी क्वेश्चन बता सकता हूं स्पेशल वाला। ठीक है, अब यहां पे हमको यह समझना है कि वर्क डन में हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सर तो ये तो हमारा वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स वाले टर्म में क्या कर देंगे हम? वर्क डन इज इक्वल टू एफ dx हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे हम। इंटीग्रेट करने के बाद ही तो हमारा ये बाहर आता था यार। ठीक है, देखो ये वाला चीज कैसे हमारा प्रूफ हुआ था। ये फोर्स जब मेरा कांस्टेंट था तो यहां क्या बन गया? dx बन गया। अब dx की इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? f इंटू एक्स। देखो तो फिर तो वैल्यू वही आ गया ना, वर्क डन इक्वल टू f इंटू डी। वर्क डन है ना, यही वैल्यूज आ गया। अगर यहाँ x लिए हैं तो यहाँ x लेते हैं, यहाँ s लिए हैं तो ds ले लेंगे। जैसे भी टर्म लेंगे हम लोग बात बराबर ही है। तो ये वेरिएबल्स वाली टर्म है, तो वेरिएबल्स वाला में अभी उतना नहीं है, न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन पे चलेंगे, वर्क डन इक्वल टू f की वैल्यूज कितना है? 2x है, और क्या क्या लगाएंगे हम? ds लगा लेंगे। ठीक है, ये कहां से कहां तक का लिमिट है? 1 से 5 तक का है। 1 से 5 तक का है। 2 मेरा बाहर की ओर आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? x dx हो जाएगा। 1 से 5 तक देखो आराम से समझो, ये आपको मैथमेटिकल टूल से यार। ठीक है, 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम? इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x dx का x टू दी पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, ये वाली वैल्यूज तो होता है ना। x dx का क्या लिखते हैं हम लोग? x टू दी पावर n+1 बाई n+1। इस चीज को आप क्या कीजिए? यूज कीजिए। यह हो जाएगा x²/2। लेकिन इसकी लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से 5 तक है। तो आपने पढ़ा होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो एक बार क्या कीजिए, है ना, एक बार क्या कीजिए आप आराम से पहले समझिएगा। 2 और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 5 की वैल्यूज को पुट अप कीजिए तो 25 डिवाइड बाई 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना? 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो। 1/2 को अगर आप कॉमन ले लोगे, 1/2 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 25 - 1 बच जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हो। ठीक है,
तो यहां से अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आराम से तुम एलसीएम भी ले सकते हो यार, जैसे भी करना है तुम कर सकते हो। नॉर्मली आपको एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे बाहर में है, तो ये कितना हो जाएगा 25 - 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा कितना बाबू 24 - 1 कितना हो गया 24 जूल आ गया। तो ये आखिर क्या निकला है, ये निकला है आपका वर्क डन निकाला गया है। तो ये पूछा गया था कि आप सिर्फ वेरिएबल किस प्रकार से टर्म करता है, किसी एरिया पे कैसे कवर करता है, और उसको आप फाइंड कीजिए। तो अगर यहाँ पे एरिया दे रखा है इस प्रकार से क्वेश्चंस में, अगर एरिया दे रखा है, ठीक है, ये एरिया अगर दे रखा है और यहां लिख दिया कि ए वाली वैल्यू हमारा x1 है और ये वैल्यू हमारा क्या है x2 है, तो ये वाली जो वैल्यूज कितना मेरा था x2 का था 5 था, ये 5 मीटर कवर किया और ये कितना था 1 मीटर किया। ये फोर्स की वैल्यूज कितना था यहाँ पे 2x गया है, फोर्स इक्वल टू 2x गया है। तो बताइए ये कितना हमारा वर्क डन किया होगा। तो वर्क डन में आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको ये वेरिएबल्स यूज करना है। वेरिएबल्स के साथ में आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ज्यादा इंटीग्रेशन इसमें ये जरूरत नहीं है कि बाय पार्ट्स में कीजिए इसको, ठीक है, u बाई वी पे कीजिए, ऐसे कुछ नहीं होता है। इसमें नॉर्मली आपको जरूरत होता है कौन सा, सिर्फ x या फिर आपको आ जाएगा dx का। नॉर्मल अगर किसी चीज का हिस्सा dx का है तो x का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अगर x dx का है, ठीक है, तो ये वाली आपकी वेरिएबल्स मेन टर्म है, तो इसकी पावर क्या करना है, इसको ये वाली वैल्यू लगाना है n+1 डिवाइड बाई n+1। अब देखो इसकी पावर कितना 1 है, तो 1+1 डिवाइड बाई 1+1 तो कितना हो जाएगा x²/2। अगर यहाँ पे हमारा 3 रहेगा तो 3+1 बाई 3+1 4 रहेगा, 4+1। इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो। तो ये चीज को आप याद करके रखना। ओके, एक क्वेश्चंस और मैं दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग अब चलेंगे पावर पे। किस पे चलेंगे, पावर पे। सबसे पहले यहां पे ये समझिएगा, ये क्वेश्चंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे कि ये आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ग्राफ दिया हुआ वो, ये क्या है आपको सर फोर्स है, चलो ये लेता हूं डिस्प्लेसमेंट है। बात समझना, यहाँ पे ये चीज जो है ना न्यूमेरिकल नहीं है बट थ्योरेटिकल में न्यूमेरिकल से है। यहां से यहां तक कोई एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया है, बात समझना, यहां पे यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया है शॉर्टकट। एक व्यक्ति ने यहां से इस प्रकार से ट्रैवल किया है, इस प्रकार से ट्रैवल किया है। एक डिफरेंट जो और भी पर्सन है वो इस प्रकार से ट्रैवल किया है, ठीक है। तो इसको अगर हम लेते हैं कि सर ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। बात यहां समझना, मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे, ये क्वेश्चंस में यहां पे ये बोला गया है कि वर्क डन 1 के द्वारा, वर्क डन 2 के द्वारा, वर्क डन 3 के द्वारा कितना हुआ होगा। ऑप्शन में यहां पे शायद दिया हुआ है 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 1 ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। थर्ड दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू A3, ओके। एंड यहां पे दे रखा है कि ऑल शायद 0 भी दिया हुआ है, वर्क डन 0 दिया हुआ है ABCD में। देखिए ये फोर्स की आपकी प्लेसेस है, ये फोर्स की वैल्यूज है, ये आपके डिस्प्लेसमेंट है, राइट। यहां से इस पॉइंट से वर्क डन यहां तक कवर कर रहा है, 3 व्यक्ति है, तो इसके द्वारा वर्क डन कितना हुआ, इसके द्वारा वर्क डन कितना हुआ, इसके द्वारा कितना हुआ। पहला ऑप्शन है कि वर्क डन 1 वाला ज्यादा होगा 2 से, ये ज्यादा होगा इससे, ये कभी होने के चांसेस है ही नहीं है। क्यों नहीं है यार, देखो ये तो कांस्टेंट टर्म में चल रही है ना, ये आपकी वैल्यू, कभी ऐसा हो सकता है कि ये ज्यादा करेगा इससे और ये ज्यादा करेगा इससे। इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये वाला ये दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा क्या है शॉर्टेस्ट लेंथ है, ये वाला हमारा क्या है लॉन्गेस्ट लेंथ था। तो ये पहला वाला कभी होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि सभी का वैल्यूज एक जैसा है। दूसरा हमारे पास है कि नहीं 1 वाला जो है ग्रेटर है W2 से, 1 वाला जो वर्क डन है ये इससे क्या है बड़ा है, ठीक है, और W2 जो है इसके बराबर है। ये भी कभी होने का चांसेस नहीं है, कभी नहीं। अगर ऐसा होता तो ये वाला W2 भी जो होता इस प्रकार से होता, तब मान सकते थे कि W2 और W3 हमारा बराबर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। देखिएगा थर्ड वाला चीज में, थर्ड वाले में यहां पे W1 W2 W3 का वर्क डन हमारा सारा इक्वल है,
ये कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट है। और यहाँ पे क्या है, जीरो है, जीरो कभी वर्क डन हो ही नहीं सकता है। इसलिए वर्क डन नहीं हो सकता है क्योंकि यहां से ऑब्जेक्ट सिर्फ यहां जा रहा है। ऐसा कभी नहीं बोला है कि इस पॉइंट से फिर वर्क डन हमारा रिपोज कर रहा है इस पॉइंट पे। सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट निकल रही है और इस पॉइंट पे पहुंच रही है। तो यहां पे जीरो कभी होने का चांसेस नहीं है। अब हमारे पास एक पॉइंट बच गया है कि सर वर्क डन 1 2 3 ये कैसे बराबर हो जाएगा, ये वाली ऑप्शन में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, लेकिन ये कैसे होगा ये समझना यहां पे है। तो देखो एक बात बता रहा हूं मैं कि आप बात समझना कि ये वाली जो फोर्स है और ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की रिजल्टेंट एक है, दोनों की रिजल्टेंट एक है। तो ये ऑब्जेक्ट जितना टाइम लेगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहां से यहां जाने में, वही डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, वही ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एज ए कांस्टेंट टर्म में कर रहा है। क्या कर रहा है, एज ए कांस्टेंट टर्म में कर रहा है। कोई यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टेस्ट है हमारा या लॉन्गेस्ट है। यहां पे देखिए तीनों जो है इक्विवेलेंट, तीनों इक्विवेलेंट क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिपेंडेंस अपॉन ए वर्क डन रिजल्टेंट के आधार पे, वर्क डन रिजल्टेंट के आधार पे। ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट की दोनों की रिजल्टेंट आपकी ये वाला है। ये इस आधार पे तीनों के जो वर्क डन है ये इक्वल ट्रैवल करेगा। क्या करेगा, ये इक्वल ट्रैवल करेगा। यहां पे डिफरेंट इस प्रकार से हो सकता था कि अगर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे जाएगा या फिर ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर वेरिएशन होगा। एक्चुअली क्वेश्चंस आगे वेरिएशन में था, लेकिन मैं यहां तक बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चंस अगर आगे की ओर जाएगा, ये वाली जो पॉइंट है आगे की ओर निकलेगा, या फिर ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से पहुंचने के पहले ही क्या करेगा, रुक जाएगा। उस समय क्या हो सकता है, डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन जिस पॉइंट से निकल रही है ये भी कांस्टेंट टर्म से, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, तीनों एक पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, जैसे देखो बाबू, ये वर्क डन कोई व्यक्ति निकलना शुरू किया, यहां से काम करना शुरू किया, और ये बोल रहा है ये कोई पॉइंट है, ये यहां से यहां निकला है, ये भी यहां गया है, ये भी यहां गया है, तीनों ने वर्क डन किया है, तीनों ने वर्क डन किया है। ठीक है, यहां पे कोई कम और कोई ज्यादा नहीं किया है। बात यहां पे ये है, कम और ज्यादा उस समय होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि मैं कल भी बोला था कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फोर्स, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ये कल मैं बात बताया था आपको कि अगर फोर्स की इंक्रीजमेंट होगा तो वर्क डन भी इंक्रीजमेंट करेगा। हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन मेरा ज्यादा हो जाएगा। हम कम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, यहां तक करेंगे तो वर्क डन मेरा क्या करेगा, कम करेगा। अगर हम ज्यादा दूरी तक चले जाएंगे तो वर्क डन में क्या करेगा, और भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर हम जहां तक फोर्स लगाए हैं, 10 न्यूटन की फोर्स लगाए हैं और 10 मीटर मेरा ट्रैवल किया है, तो वर्क डन तो मेरा कांस्टेंट है। अगर ये वाली ऑब्जेक्ट पे अगर हमारा 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस पे भी 2 न्यूटन लग रहा है, इस पे भी 2 न्यूटन लग रहा है, और डिस्टेंस मेरा तीनों का इक्वल है, रिजल्टेंट निकालो। अगर सपोज यहां पे 4 दिया हुआ है ना, और यहां पे क्या दिया हुआ है आपको, 6 दिया हुआ है, दोनों को स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्टेंट निकालोगे तो सभी के लिए तो इक्वल ही होगा। इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर करो तो ये रिजल्टेंट सभी का तो इक्वल ही हुआ ना। तो रिजल्टेंट हमारा जब इक्वल है, तीनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, इसका मतलब वर्क डन भी क्या हो रहा है, हमारा इक्वल्स हो रहा है। तो ये समझिएगा, ये क्वेश्चंस आपको एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिया हुआ था, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आपको मैंने बता रखा हूं वर्क डन में कौन कौन सा तरीका होता है, किस प्रकार से निकालना होता है। बाकी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, कहीं से भी कोई क्वेश्चंस रहेगा बना सकते हो। यहां से एक मैं क्वेश्चंस आपको मैं एज ए होमवर्क के रूप में दे देता हूं। जैसे कि एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, क्या है, एक टेबल है, यहां पे एक स्प्रिंग रखा हुआ है या चैन रखा हुआ है, चैन समझते हो, चैन रखा हुआ है, इस प्रकार से चैन रखा हुआ है। ओके, इस पे फोर्स अप्लाइड हो रही है। ये चैन का लेंथ L है। ये आपका डीसी पांडे बुक में दिया हुआ है, डीसी पांडे में यह दिया हुआ है आपको। ये फोर्स अप्लाइड किए हैं,
फोर्स अप्लाइड करने के बाद क्या हो रही है, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये जो चैन है उसका लेंथ इस प्रकार से कम गया, इस प्रकार से कम गया। कमने के बाद ये चैन नीचे की ओर लटक गया, नीचे की ओर लटका है। तो बताइए कि इस ऑब्जेक्ट जितना नीचे की ओर लटका है, क्योंकि फोर्स लगाएंगे तो ये वाला नीचे की ओर झुकेगा, ये नीचे की ओर गिरेगा, तो जितना ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरा है उस पर वर्क डन निकालिए कि उसका वर्क डन कितना होगा। क्वेश्चन क्या है समझना। इस पर मैंने फोर्स लगाया, F वर्क डन लगाया, मास इसका m दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ इसका L दिया हुआ है, इस पे फोर्स लगाए हम तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरना शुरू करेगा। जैसे टेबल है, ये देखो यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऐसा झुकना शुरू करेगा। तो जो इतना जो झुका है ये वाले मास का वर्क डन निकालिए, पूरा मत निकालिए, ये वाले जो मास नीचे की ओर झुका है उसका वर्क डन निकालिए। ये क्वेश्चन है आपको, ठीक है, ये HW का क्वेश्चन है, इसको बना के बताइएगा। ये ठीक है, ये क्या है, उसका वर्क डन निकालिए, जितना मास नीचे की ओर है ना झुका है वो वाली वर्क डन आप मुझे निकाल के बताइए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर के ऊपर में। वर्क डन का भी और भी न्यूमेरिकल्स आएगा, लेकिन एनर्जी में हम लोग उस चीज को बनाएंगे। लेकिन अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पावर को। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को डील कर चुका हूं आपका वर्क डन वाले का, ठीक है। तो आप आज की जो हेडिंग है डाल दीजिए पावर। क्या है आज का, पावर। पावर छोटा सा टॉपिक है, पावर छोटा सा टॉपिक है ना। तो इस चीज को हम लोग खत्म कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे कल एनर्जी। किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। ओके गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे किस चीज के बारे में, पावर के बारे में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोगों की, पावर जो होता है ये फिजिक्स में हम लोग दो प्रकार की पावर पढ़ते हैं। अभी आप पढ़ रहे हो किसी में, मैकेनिक्स में पढ़ रहे हो, काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे हो, लेकिन एक पावर पढ़ोगे आप रे ऑप्टिक्स में। तो रे ऑप्टिक्स में जो पावर होता है ना, वो पावर ऑफ लेंस पे डिपेंड्स करता है। तो उसकी जो यूनिट होती है डायोप्टर होता है, ये अभी बताने का भी है, पहले तुम जान रखे हो। लेकिन ये वाली जो पावर हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी यूनिट क्या होता है, वॉट है। क्या है, वॉट है। तो इस चीज को देखेंगे सर, ये पावर किस पे डिपेंड करता है, क्या पावर होता है। छोटी सी टॉपिक है, देख लो पहले आराम से, ठीक है। किसी भी इंजन पे अगर वर्क डन हो रही है तो उसकी पावर क्या होगा सर, पावर कैसे काम करेगा। तो बोला जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग, है ना, डूइंग वर्क। यहां पे ये समझना है आपको कि रेट का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। रेट का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। आप डेफिनेशन ऐसा भी दे सकते हो, द टाइम डिपेंडेंट ऑन वर्क डन। किसी भी वर्क डन पे जो टाइम डिपेंडेंट होती है, किसी भी वर्क डन पे जो टाइम डिपेंडेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं। मतलब ये हो गया कि कोई भी काम हो रही है, कुछ भी वर्क डन हो रही है, अगर वर्क डन के साथ में टाइम इंटरवल पास कर रही हो, ये तो सही बात है ना यार। जैसे कि कुछ भी तुम काम कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज को तुम लिफ्ट आउट कर रहे हो या उसको आगे स्लाइड कर रहे हो तो टाइम तो लगेगा ना। तो जो इंटरवल, स्लाइटली इंटरवल, कुछ भी पॉइंट सेकंड क्यों नहीं टाइम लग रहा हो, अगर वो टाइम उसके साथ कवर करती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, इफ, है ना, फोर्स इज अप्लाइड, if force is applied on any object, then change the position with a small distance ds, a small distance ds in interval of time, in interval of time called power, called power। आप किसी तरह से उसको डिफाइन कर सकते हो, या आप बोल सकते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी काम करने की जो क्षमता होती है, किसी भी काम करने की जो क्षमता होती है, कोई भी काम होता है किसी समय के अंतराल में, कुछ टाइम के इंटरवल में, उसे भी हम पावर कहते हैं। अगर कोई भी वर्क डन जो है टाइम पे डिपेंडेंस होती है उसे भी हम पावर कहते हैं। और यहां बोला गया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है,
इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं और फोर्स अप्लाइड करने के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या किया, प्लेस को चेंज किया। कितना चेंज किया सर, ये कुछ डिस्टेंस चेंज किया है। तो यहां से यहां आने में टाइम भी इंटरवल लगा होगा, तो इसे हम कहेंगे पावर। क्या बोलेंगे इस चीज को, हम पावर कहेंगे। तो ये बात को याद रखिएगा कि वर्क डन जो होता है ये क्या होता है बाबू, वर्क डन मैंने बता रखा हूं आपको, वर्क डन जो है dW इज इक्वल टू F.ds। अब ये मत बोलना कि सर इसमें वर्क डन में आपने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किए हो, डिस्टेंस में थोड़ा डिफ्रेंशिएट किए हो, फोर्स में क्यों नहीं, तो ये तो कांस्टेंट मैं कल बता रखा था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो ये वर्क डन हो रही है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। अगर वर्क डन के साथ में अगर टाइम के इंटरवल हो, अगर वर्क डन के साथ में टाइम के इंटरवल हो, इसी को कहा जाता है पावर। क्या बोलते हैं इसको, पावर करते हैं। तो हम पावर का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, dW बाई डेल टी, या फिर यहां पे कर सकते हो dt। आप लोग दो तरह से लिखो, ये हो गया आपको एवरेज में, इंस्टेंटेनियस में लिख दो डेल W इज इक्वल टू डेल टी, कैसे भी लिख दो। तो वर्क डिपेंडेंस अपॉन टाइम, वर्क डन डिपेंडेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर। कुछ भी काम हो रही है कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में, पावर कहेंगे। क्या बोलेंगे उससे, बोले पावर बोलेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई टी। ये भी आप ऐसे लिख सकते हो, कॉमन यूज में लिख सकते हो। अब यहां पे एक चीज को फाइंड ये करना है, ये फाइंड क्या करना है आपको कि सर कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है, इधर हटा देता हूं इस चीज को, ये डेफिनेशन लिख दीजिए। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है जैसे कि पावर इज इक्वल टू, क्या बोले अभी आप, पावर इक्वल टू बोले हैं वर्क डन बाई टाइम। मैं मान लेता हूं, क्या सर मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम? क्यों नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो सर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, v। तो क्या मेरा पावर का एक और नया फॉर्मूला आ गया आपके पास। पावर का जो फॉर्मूला आ गया वर्क डन बाई टाइम, जब वर्क डन दिया रहेगा टाइम दिया रहेगा पावर निकाल लीजिएगा। लेकिन यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जैसे क्वेश्चंस में हम लोग आएंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इस पे फोर्स कितना लगाया गया है, 20 न्यूटन लगाया गया है, बताइए पावर क्या होगा। तो आप सोचोगे सर पावर निकालने के लिए तो वर्क डन और बाई टाइम होना चाहिए, यहां पे वर्क डन हम भी नहीं दिया हुआ है, टाइम भी नहीं दिया हुआ है, हम कैसे निकालेंगे। फिर सोचोगे कि सर वर्क डन बराबर तो हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स दे रखा है सर, डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा सर, फिर कैसे निकालेंगे। नहीं, आप इसके डेरिवेशंस कर सकते हो। पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है। कैसे होता है मैं बताया यहां पर ना, वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बराबर एफ इंटू एस, और एफ को अप साइड रखो, एस बाई टी क्या हमारा वेलोसिटी है, इसलिए क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ये निकल लेगा तुम लोग, पावर का निकाल लोगे। चलो अब यहां पे ये देखना है कि पावर का भी और भी कोई डिपेंडेंस होता है, तो और भी डिपेंडेंस इस प्रकार से होगा, ये लिख लिया आप लोग सब। यहां पे देखिएगा पावर का जो डिपेंडेंस होता है किसी एंगल पे भी फॉर्म करता है। तो सर एंगल पे पावर कैसे फॉर्म करेगा, क्यों नहीं करेगा, जब वर्क डन एंगल पे कर सकता है तो पावर क्यों नहीं करेगा। ठीक है, जैसे देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया है, ये ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। तो यहां पे जो लगाया गया है, तो ये बताइए कि यहां पे पावर कितना होगा। तो सबसे पहले वर्क डन देखो, वर्क डन बराबर क्या था, एफ कॉस थीटा इंटू एस था। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा नहीं हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा। लिखो ना यार, आपकी मर्जी है। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। अब सर यहां पे ये हो गया, लेकिन यहां से यहां आने में टाइम कितना लिया है, टी टाइम लिया है। तो पावर बताइए, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको,
एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाई टाइम। डिवाइड बाई टाइम, देखो यार अभी तो तुमने जस्ट किए हो ना, एस बाई टी का क्या होता है, वी होता है, तो क्या यहां भी लिखा जा सकता है एफ इंटू वी कॉस थीटा एंगल के टर्म में। अब यहां पे अगर आ गया है ना, अगर यहां पे आ गया, क्या आ गया आपको कि अगर थीटा डिग्री हमारा क्या है, यहां पे 0 है, थीटा क्या है 0 है ना, बात ध्यान रखना, थीटा बराबर हमारा क्या है 0 डिग्री है, तो 0 की वैल्यू क्या होता है इसमें 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी कॉस थीटा, थीटा कितना 0 डिग्री, तो यहां पे 0 कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला फिर मेरा क्या बन गया एफ इंटू वी, देखो कैसे भी करो फॉर्मूला वही आ रहा है, बार बार वही आ रहा है, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग अभी नेक्स्ट बात देखेंगे, ठीक है, कि ये फॉर्मूला तो हम लोग देख लिए, फॉर्मूला हम लोग इस चीज का देख लिए, लेकिन इसके यूनिट क्या होता है सर, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ इंटू वी, ठीक है। अब देखो यहां पे तुम्हारा क्या आ गया, फोर्स का क्या यूनिट होता है याद रखना, तो सर के, हम लोग न्यूटन लिख दो डायरेक्ट में अगर लिखना है तो, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी इसका यूनिट होगा पावर का। सर और भी कुछ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, वर्क डन का क्या होता है जूल होता है, टाइम का क्या होता है सेकेंड होता है, तो जूल बाई सेकेंड, हम कैसा लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। सर ये पावर का और भी कोई यूनिट है, तो इसी चीज को बोला जाता है वाट भी, क्या कहते हैं वाट, ठीक है, पावर यूनिट क्या हो जाएगा वाट हो भी होगा, तो ये भी यूनिट है इसका, ये भी यूनिट है, ठीक है, ये क्या है आपका यूनिट है, और ये भी यूनिट है इसका, ये भी यूनिट है। सर और भी पावर का अलग अलग टर्म होता है, देखिए पावर की वेरिएशंस अलग होता है, यूनिट यही होती है, पावर की वेरिएशंस अलग, जैसे होगा कि मेगावाट में रहेगा आपको, ठीक है, हॉर्स पावर में रहेगा, किलोवाट में रहेगा, तो वो क्या है वेरिएशंस है, वो यूनिट नहीं है। तो सर इसकी डायमेंशन बता दीजिए अगर नहीं है तो डायमेंशन देख लो तुम लोग, डायमेंशन देख लो, डायमेंशन ऑफ पावर का देखो, फोर्स का डायमेंशन यहां पे फिर से मैं लिख रहा हूं आपको, फोर्स की डायमेंशन क्या है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं आपको मैं, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू एस बाई टी, फोर्स का लिखो आराम से एम एल टी माइनस टू। अगर आपको फोर्स का एक एक करके नहीं लिखना है तो पहले वर्क डन का लिख लो, वर्क डन बाई टाइम कर दो, लेकिन कोई बात नहीं आराम से देख लो। ये क्या है आपको ये मत सोचना कि सेकंड लिखा हुआ है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या हो जाएगा एल डिवाइड बाई टी, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, टी माइनस थ्री, क्योंकि यह टी ऊपर की ओर जाएगा -1 हो जाएगा, हमारा बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, तो इसलिए डायमेंशन जो आ जाएगा पावर का एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। क्लियर हो गया इस चीज में। सर इसकी वेरिएशंस देख लीजिए आप लोग, अगर 1 किलोवाट दिया हुआ है तो ये कितना है 10 टू दी पावर 3 वाट है, 10 टू दी पावर या कितना वाट है या 3 वाट है, ये वेरिएशंस लिखना। 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर ये लिखा हुआ है 1 मेगावाट तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 वाट, कितना 10 टू दी पावर 6 वाट, ठीक है। तो ये सब इंजन पे डिपेंड करता है कितना आप पावर को यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो इस चीज को, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर कभी भी किसी इंजन, जैसे कि आप लोग कभी जनरेटर यूज करते होंगे, ठीक है, मोटर यूज करते होंगे, तो वहां लिखा रहता है एचपी, कितने एचपी का है वो, ठीक है। तो एचपी मतलब क्या होता है हॉर्स पावर, क्या होता है यह हॉर्स पावर। तो 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है, 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है, 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। तो ये मैं आपको पावर बता दिया, ठीक है, ये पावर बता दिया, पावर का डेफिनेशन हो गया, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, उसकी कन्वर्सन हो गया, और भी इसमें कुछ। चलिए एक हम लोग इस पर खाली लास्ट में नॉमेरिकल कर लेते हैं पावर पे। ऐसे मैं पावर का नॉमेरिकल एनर्जी में फिर भी बताऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें यहां पे ये आपको करना है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है,
कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे है ना, इस ऑब्जेक्ट इस प्रकार से हैंग आउट किया हुआ है, ठीक है। यहां से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर लिफ्ट किया गया है, ऊपर की ओर लिफ्ट किया गया है, कितना 2 मीटर। यहां से ऊपर जाने में ये 2 सेकंड टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है, 2 सेकंड टाइम लग रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की मास कितना है, तो सर ये लिख दो 2 केजी, 2 केजी है। बताओ इस पर पावर कितना जनरेट किया, इंजन के द्वारा पावर कितना लगा होगा जो ऊपर की ओर लिफ्ट किया है, ये पूछा गया है। जैसे कोई या फिर तुम इस प्रकार से ले लो, एक बकेट है, ठीक है, कुआं से पानी निकाल रहे हम लोग हैं। अब यहां से इसका कितना वजन है, तो सर ये 20 केजी है, ठीक है सर। अब ये बताइए ऊपर की ओर हम लिफ्ट करेंगे तो कितना पावर लगाना पड़ेगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम होता है। वर्क डन के निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे आपको लग रहा है सर फोर्स नहीं दिया है, लेकिन यहां पर एक फोर्स नीचे की ओर लग रही है, mg लग रही है वर्टिकल पोजीशन पे। तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, 220 इंटू 10, तो ये 20 जो हो गया, कितना हो गया, 200 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, 200 इंटू डिस्टेंस मेरा कितना दे रखा है, 2 मीटर से ले हम। टाइम मेरा कितना है, 2 सेकेंड है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। पावर मेरा कितना निकल गया, पावर जो निकल गया मेरा 200 वाट निकल गया, इतना पावर निकल गया। तो इस प्रकार से आप प्रॉब्लम्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स को मैं फिर भी लेकर आऊंगा आपको एनर्जी में। तो आज की क्लासेस मेरा इतना ही है आपका, है कि पावर क्या होती है, पावर की यूनिट क्या है, डायमेंशंस क्या है, ठीक है। और एक बार ध्यान रखिएगा, वर्क डन मैं बता चुका हूं, पूरी टॉपिक क्लियर है आपका, पावर भी क्लियर हो गया। ये दोनों को रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे एनर्जी में, किसमें करेंगे, एनर्जी में। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।